दोस्तों नमस्कार। कल जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात चल रही थी। तो संज्ञानात्मक विकास की कार्यविधि के संबंध में मैंने आपको डायग्रामिक रूप में समझाया था। तो जो संज्ञानात्मक कार्यविधि थी जीन प्याजे की संज्ञानात्मक कार्यविधि, इसकी दो विशेषताओं की बात किया था मैंने। इसकी दो विशेषताएं, वो दो विशेषताएं क्या थी? एक की बात किया था मैंने संगठन, और दूसरे की बात किया था अनुकूलन। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, अनुकूलन एडॉप्टेशन। तो जो ये संगठन की बात मैंने कल किया था, जिसमें आपको डायग्राम में समझाया था कि कोई उद्दीपक आता है, उसके बारे में वो पूर्व की अपनी सूचना, पूर्व का व्यवहार या पूर्व का ज्ञान, और उस उद्दीपक से वह कुछ नवीन सूचनाओं को भी अर्जित करता है। फिर उन दोनों के मध्य वो क्या करता है? संगठन करता है। तो ये जो संगठन की बात करता है, तो प्रत्यक्षीकृत और बच्चे की संज्ञानात्मक सूचनाओं को एक सार्थक पैटर्न, अर्थात संगठन का काम क्या है? जो प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात प्रत्यक्षीकृत, एवं जो उसकी पूर्व की संज्ञानात्मक संरचना होती है, प्रत्यक्षीकृत और संज्ञानात्मक संरचना होती है, उसको एक सार्थक पैटर्न, जिन्हें संज्ञानात्मक या बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना होता है, वो करता क्या है? इन दोनों को, प्रत्यक्षीकरण को और संज्ञानात्मक संरचना, इन दोनों को क्या करता है? एक सार्थक पैटर्न पर वह उसे क्या करता है? उसे व्यवस्थित करता है। यही जो व्यवस्थित करता है, तो देखा जाए तो चाहे वो बालक हो या व्यक्ति हो, अर्थात प्रत्येक बालक या व्यक्ति अपनी बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण स्वयं करता है। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि बालक क्या करता है? अपनी बौद्धिक संरचना या संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण क्या करता है? स्वयं करता है। उसका निर्माण वो क्या करता है? स्वयं करता है। और जिसे वातावरण के साथ समायोजन करने में ज्ञान और कार्यों को संगठित करता है। तो ये जो संगठन की बात हमने किया था, ऑर्गेनाइजेशन, तो व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को, जो भी उसे न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है, नई सूचनाएं मिलती हैं, उन नवीन सूचनाओं को पूर्व निर्मित में जो भी उसकी सूचनाएं हैं, जो भी उसकी संरचना है, जो भी उसका ज्ञान है, वह क्या करता है? उनमें संगठित करने का प्रयास करता है। यानी जो यहां कल मैंने बात किया था दो चीजों की, कि अगर उद्दीपक, अब वो घटना, वस्तु, व्यक्ति, विचार, प्रघटना कुछ भी हो सकता है, तो उसके प्रति उसकी क्या है? पूर्व संरचना है, जिसे हम पूर्व ज्ञान, पूर्व व्यवहार कुछ भी कहें, और उससे वो क्या करता है? नवीन सूचनाएं लेता है। वह इन्हीं दोनों को क्या करता है? प्रत्यक्षीकृत करके वह नवीन सूचनाओं को लेगा, और संज्ञानात्मक संरचना उसकी पूर्व की बौद्धिक संरचना है। इन दोनों को एक सार्थक पैटर्न पे लाने का मतलब है कि इन दोनों के मध्य वो क्या करता है? उनको व्यवस्थित करता है, और वह व्यवस्था उसकी अपनी स्वयं की होती है। तो यहां पर एक नवीन संरचना निर्मित होती है। यहां पर क्या होता है? एक नवीन संरचना, एक
उसी नवीन संरचना को ही जीन पियाजे ने क्या कहा था, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर। तो ये खंड जो संगठन है कि संगठन है क्या, तो संगठन में नवीन सूचना और पूर्व की सूचना, इन दोनों को व्यवस्थित करता है या इन दोनों का व्यवस्थापन करता है, एक सार्थक पैटर्न पर लाता है और इस आधार पर वह अपनी स्वयं की एक संरचना को निर्मित करता है। फिर बात आती है दूसरा खंड, यदि ये कार्य में सफल हो गया तो ठीक, नहीं होता है तो ये अनुकूलन या एडॉप्टेशन की ओर आगे बढ़ता है। तो यहां बात आती है कि अनुकूलन है क्या। तो अनुकूलन की बात हम करते हैं तो अनुकूलन भी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान या संरचना को नवीन अनुभव, नवीन ज्ञान या संरचना के मध्य साम्यीकरण करता है, उनके मध्य संतुलन स्थापित करता है। तो यहां इसमें भी क्या करेगा, जो उसका नवीन ज्ञान या नवीन संरचना निर्मित हुई, उसका और किसके मध्य, सिर्फ अनुकूलन, उसके और पूर्व की संरचना, जो पूर्व की संरचना है, पूर्व इनके मध्य वो क्या करता है, उनके मध्य वह संतुलन स्थापित करता है या उनके मध्य साम्यीकरण की बात करता है। साम्यीकरण बैलेंस की बात करता है या इक्विलिब्रिएशन की बात करता है। आपको एक टर्म मिलेगा, इक्विलिब्रियम की बात करेगा, साम्यीकरण की बात करेगा। वह इन दोनों के मध्य करने की बात करता है या सामान्य शब्दों में कहें कि वह उनके मध्य सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है। ये तो क्या है, अनुकूलन है। अनुकूलन में भी दो उप प्रक्रियाएं आती हैं। जो दो उप प्रक्रियाएं आती हैं अनुकूलन में, एक की बात हुआ था आत्मसात्करण की और दूसरे के हुआ था समाविष्टीकरण या समायोजन, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। तो जो आत्मसात्करण की बात करते हैं, नवीन अनुभव, जो उससे नवीन अनुभव हुआ, जो उसकी नवीन संरचना निर्मित हुई, यहां पर क्या होता है, जो स्वयं बनाएगा वही क्या होगी, उसकी नवीन संरचना, जिसे कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर कहा गया। तो उसकी नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। इसमें क्या करता है, जो उसके नवीन अनुभव है उसको किसके साथ, पूर्ववर्ती, जो पहले से उसके पास संरचनाएं या ज्ञान या अनुभव है, उनके साथ पूर्ववर्ती संरचनाओं में, संरचना के साथ क्या करता है, यथावत, वह यथावत सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है या व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, आत्मसात्करण की बात कही गई। वही दूसरी तरफ यदि इससे सफल नहीं होता तब वह आप आता है एक्मोडेशन की तरफ, समाविष्टीकरण या समायोजन की बात हम करते हैं। तो जो समाविष्टीकरण या समायोजन की बात आती है, नवीन अनुभव की दृष्टि से, यानी जो नवीन अनुभव से हुआ, नवीन संरचना निर्मित हुई, उस नवीन संरचना को व्यवस्थित करने की दृष्टि से, किस प्रकार उसे व्यवस्थित किया जाए, तो उसे व्यवस्थित करने की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचना या संज्ञानात्मक संरचना में क्या करता है, उसमें सुधार करता है, यानी संशोधन करने में या परिवर्तन करने में या विस्तार करने में यह प्रक्रिया आपकी काम करती है। अर्थात नवीन अनुभव, नवीन संरचना या नवीन ज्ञान,
इनके दृष्टि से यानी इन्हें व्यवस्थित करने के क्रम में वह पूर्ववर्ती बौद्धिक या संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करके, उसी को परिमार्जन करके, पूर्ववर्ती को विस्तारित करके उसे व्यवस्थित करने का प्रयास करना ही क्या है, वो समायोजन या समाविष्टीकरण है। तो इसमें और यहां ये आता है कि इन दोनों के मध्य यह प्रक्रिया अर्थात यह पूरी प्रक्रिया क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती है। तो अब यहां एक शब्द अभी आया था साम्यकरण या साम्य धारण की बात, इक्विलिब्रेशन की बात आई थी। तो एक एक टर्म पे हल्की सी मैं चर्चा कर देता हूं। तो अनुकूलन क्या है, एडॉप्टेशन क्या था, यह चीज क्लियर हो गया कि वातावरण के साथ यानी बालकों में वातावरण के साथ जो एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को अनुकूलन कहते हैं। ये तो सामान्य बात हो गई। यहां अनुकूलन की बात क्या थी कि जो नवीन संरचना और उसकी पूर्ववर्ती संरचना, इन दोनों के मध्य समन्वय, सामंजस्य या व्यवस्थापन या साम्यकरण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। अनुकूलन की प्रक्रिया में भी दो उप प्रक्रियाएं, एक की बात कहा हमने आत्मसात्करण एसिमिलेशन, और दूसरे को कहा समाविष्टीकरण या समायोजन, जिसे कहते हैं एक्मोडेशन। तो साम्यकरण जो करता है, तो आत्मसात्करण क्या है, आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या करता है, समस्या के समाधान के लिए वास्तविकता से समंजन करता है, और वह समंजन करने के लिए क्या होता है, जो भी पूर्व का उसका योजना है, पूर्व का ज्ञान है, पूर्व की संरचना है या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। उदाहरण अगर हम एक दें, जैसे शिशु, छोटा बच्चा है, तो शिशु के साथ होता क्या है कि कोई भी वस्तु को वो पाता है तो सीधे मुंह में डालता है। क्यों? क्योंकि खाना जो है, भोजन, वह उसकी एक परिचित क्रिया है, वह उसी के यथावत वो सिर्फ उससे आत्मसात कर लेता है, उससे एसिमिलेट कर लेता है कि जो भी चीज मिलती है वह खाने की चीज है, तो वह तुरंत ही उसे मुंह में डाल लेता है। या दूसरा उदाहरण हम दें कि छोटा बच्चा है, 2 साल 3 साल का, उसके सामने कुत्ते का एक बच्चा आता है, पपी आता है, तो घर के जो भी उसके बड़े हैं, माँ बाप हैं या जो भी बड़े सदस्य हैं, वो कुत्ते से परिचित कराते हैं। तो वह अपनी एक संरचना निर्मित कर लिया कि कुत्ता है, उसके इस तरह के मुंह होते हैं, 4 पैर है, पूंछ है, इस तरह बड़े कान है, आदि आदि, वह उसकी एक संरचना को क्या कर लिया, निर्मित कर लिया। अब वो किसी समय कुछ दिनों के पश्चात उसके सामने एक बकरी का बच्चा आता है। बकरी के बच्चे को देखकर वह, अब यहां पर जो अनुकूलन की बात मैंने बताई, यहां वह क्या करता है, उस पूर्व के संज्ञान यानी कुत्ते के बच्चे की जो जानकारी थी उसके आधार पर बकरी से के बच्चे को देखने के बाद जो सूचना प्राप्त किया, उन दोनों को क्या कर दिया, आपस में साम्यता स्थापित करके, और वह बोल दिया कुत्ते का बच्चा। तो यहां वो क्या किया, आत्मसातीकरण की बात, एसिमिलेशन की बात किया। यदि यहीं पर वह दोनों के मध्य अंतर अर्थात बिल्ली को देखकर वह अपने मानसिक संप्रत्यय में, जो उसका मेंटल कॉन्सेप्शन है, उसमें वह कुछ परिवर्तन कर लेता है, उसमें कुछ नवीन चीजों को जोड़ देता है, नवीन तथ्य को जोड़ दे, कुछ दोनों तथ्यों में अंतर को सीख जाए, तब ये आपके समायोजन या समाविष्टीकरण अर्थात एक्मोडेशन की प्रोसेस
उसकी प्रक्रिया में आता है। तो यह जो बिंदु है समाविष्टीकरण, सामान्य रूप में कह सकते हैं कि यह विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अर्थात जो उसमें पहले से विद्यमान पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचना है उसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिससे नवीन अनुभव या ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। ये आपका समायोजन या समाविष्टीकरण है। तो इस तरह ये आपके एक शब्द और आया था इक्विलिब्रेशन का, साम्य धारण। तो साम्य धारण क्या है? ये संप्रत्यय अनुकूलन अर्थात एडॉप्टेशन से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ है। लेकिन साम्य धारण को अगर क्लियर करना चाहें, यह उस तरह की प्रक्रिया यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक क्या करता है? आत्मसात्करण और समायोजन या समाविष्टीकरण अर्थात एसिमिलेशन और एक्मोडेशन की प्रक्रियाओं के मध्य संतुलन कायम करता है। अर्थात जो अनुकूलन की प्रक्रिया है, अनुकूलन में दो उप प्रक्रियाएं आपकी चली हैं। इन दो उप प्रक्रियाओं में एक आपका एसिमिलेशन या आत्मसात्करण है और दूसरा आपका समाविष्टीकरण या समायोजन है। वह करता क्या है? इन दोनों के मध्य क्या करता है? एक संतुलन, एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो इन दोनों के मध्य जो संतुलन बनाने का कार्य करता है, जो संतुलन का कार्य करता है, वही क्या है? वही साम्यीकरण प्रक्रिया के तौर पे और साम्य धारण आपका एक्विलिब्रियम की बात करें या एक्विलिब्रेशन की बात करें, तो इन दोनों के मध्य जैसे, तो साम्य धारण क्या है? एक तरह का सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है। ये क्या है? साम्यीकरण या साम्यीकरण क्या है? यह एक स्वनियंत्रक है। यह एक क्या है? स्वनियंत्रक प्रक्रिया के तौर पे जाना जाता है। प्याजे का तो मानना था जब बालक के सामने कोई ऐसी समस्या या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसका उसे कभी अनुभव ही नहीं हुआ था, तो इससे उसमें एक तरह का क्या होता है? संज्ञानात्मक असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन की बात करते हैं, उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। बालक है, उसके सामने जो परिस्थिति आई या कोई उद्दीपक आया, वो करता क्या है? और उस परिस्थिति से वो क्या है? बिल्कुल अज्ञान है, अनजान है, यानी उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। तब वो क्या होगा? एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन को वो उत्पन्न करेगा और उसी असंतुलन को दूर करने के लिए, यानी इस असंतुलन को दूर करने के लिए करता क्या है? संतुलन लाने में वह आत्मसात्करण और समायोजन दोनों ही प्रक्रियाओं को प्रारंभ कर देता है। अर्थात वह इन दोनों में एक साथ प्रक्रिया करता है और उनमें संतुलन लाने का जो कार्य अर्थात साम्य धारण या साम्यीकरण है, वह इसी असंतुलन में संतुलन स्थापित करने का कार्य कौन करता है? साम्य धारण या साम्यीकरण की बात करते हैं। एक शब्द अभी जब मैं बात कर रहा था संगठन की, तो आया था संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो संज्ञानात्मक संरचना जो होती है, बालक के मानसिक संगठन या बालक की मानसिक क्षमताओं के समुच्चय को संज्ञानात्मक संरचना के रूप में जाना जाता है। जो विभिन्न फर्स्ट टाइम कल जब संज्ञानात्मकता क्या है यानी संज्ञानात्मक विकास क्या है, वहां पर मैंने चर्चा किया था कि चाहे वो सेंसेशन का हो, चाहे परसेप्शन का हो, चाहे इलैबोरेशन का हो, चाहे रीजनिंग का हो,
तो ये सारी जो भी मेंटल प्रोसेस हैं, उन सभी मानसिक संक्रियाओं का जो एक समूह है वही क्या है, वही मानसिक संरचना, संज्ञानात्मक संरचना के रूप में आती है। और उसी संज्ञानात्मकता के विकास के लिए हम आप प्रयास करते हैं। तो अब ये तो आपका था कार्यविधि। अब हम बात करते हैं जीन पियाजे के दूसरे खंड, जो उन्होंने चर्चा किया था संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की बात किया है। वो 4 अवस्थाएं, पहला संवेदी प्रेरक, ये विभिन्न नामों से पुस्तकों में मिलता है। संवेदी प्रेरक है, संवेदी गामक है, संवेदनात्मक गत्यात्मक है, संवेदनात्मक प्रेरक, अंग्रेजी में कहें तो सेंसरी मोटर स्टेज। तो जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का उल्लेख जीन पियाजे ने किया, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, इसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया, जिसमें पहला संवेदी प्रेरक या संवेदी पेशी, संवेदनात्मक गामक, संवेदनात्मक गत्यात्मक, विभिन्न नाम हैं। अंग्रेजी में कहें तो सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था इन्होंने बताया कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा बताया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाओं का उल्लेख संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने किया। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, जैसे संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक, तो इनमें अंदर चलने के पहले अभी यही पे चर्चा करें कि इन अवस्थाओं का आयु क्रम क्या है। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, संवेदी प्रेरक अवस्था यह जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। फिर दूसरी आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष, तीसरा 7 से 11 वर्ष, और ये 11 से 14 या 15 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जब इसमें हम आगे आएंगे, इसमें भी 2 खंड आपके बनते हैं। एक आपका होता है पूर्व प्रत्यात्मक, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और दूसरा होता है आंत प्रज्ञित या इंट्यूटिव स्टेज। तो अब इस क्रम में हम पहली अवस्था की बात करते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज। जैसा कि यहां लिखा है कि यह कब से कब तक है, जन्म से 2 वर्ष है। तो इस अवस्था में शिशुओं में किसी भी अन्य क्रियाओं की अपेक्षा या उनके अलावा शारीरिक रूप से वस्तुओं को इधर उधर करना, उनकी पहचान की कोशिश करना, या किसी चीज को पकड़ना, उसे मुंह में डालना, रगड़ना,
आदि प्रमुख हैं। पियाजे ने यह भी उल्लिखित किया इस अवस्था के संबंध में कि शिशुओं का बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास जो इस अवस्था में होता है उसके क्रम में उसमें बताया कि जो नवजात शिशु है जन्म के समय वो क्या होता है, असहाय, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो पूर्णतया क्या होता है, पराश्रित होता है। वह पूर्णतया असहाय होता है, उसके अंदर कुछ स्वतः सहज क्रियाओं प्रतिवर्तों का गुण निहित होता है। तो वह जो उसकी स्वतः सहज क्रियाएं होती हैं, जो उसकी स्वतः सहज क्रियाएं हैं, उनसे आगे बढ़ते हुए वह क्या होता है, गतिशील होता है। मोबाइल की बात करता है, मोबिलिटी की बात करता है, गतिशील होता है, वह अर्धभाषी होता है, सेमी वर्बल, और सामाजिक दृष्टि से चतुर होता है। सामाजिक दृष्टि से चतुर प्राणी बन जाता है। अर्थात जो नवजात शिशु पूर्णतः पराश्रित है, असहाय स्थिति में है या असहाय जीवधारी के समान है, वह कहां किसके कारण, स्वतः सहज क्रियाओं के आधार पर धीरे धीरे वह इधर हो जाता है, गतिशील हो जाता है, मोबिलिटी उसमें आती है, अर्धभाषी सेमी वर्बल हो जाता है और सामाजिक दृष्टि से चतुर प्राणी बन जाता है। इसके साथ साथ जिन प्याजे महोदय ने संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत उन्होंने 6 उप अवस्थाओं का भी उल्लेख किया है। जिन प्याजे ने संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत 6 उप अवस्थाओं का उल्लेख किया। वो 6 उप अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली अवस्था जो होती है वह प्रतिवर्त क्रियाओं की यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज की स्टेज होती है। पहली अवस्था आपकी प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, अर्थात रिफ्लेक्स एक्टिविटीज की, जो भी उसकी एक्टिविटी होगी वो रिफ्लेक्शन बेस होगी। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज स्टेज की बात करता है और यह अवस्था जन्म से 30 दिनों तक चलती है। यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक चलती है। इसमें बालक मात्र प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ही करता है, अर्थात रिफ्लेक्शन बेस अपनी एक्टिविटी करता है, और जिसमें प्रमुख या सबसे प्रबल क्या है, उसका सकिंग रिफ्लेक्शन है। यानी जो चूसने का प्रतिवर्त है, सकिंग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, वो सबसे प्रबल होता है। तो इसमें चूसने का प्रतिवर्त जो होता है वो क्या होता है, सबसे प्रबल होता है। ये पहली उपावस्था। उसके बाद दूसरी उपावस्था में उन्होंने कहा कि प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। दूसरी अवस्था उपावस्था में बताया प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, और यह अवस्था क्या होती है, 1 महीने से 4 महीने की अवधि की होती है। यह अवस्था 1 माह से लेके 4 माह की अवधि का होता है। इसमें जो नाम दिया गया है कि प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की,
तो यानी यहां शिशुओं की जो प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ इस तरह से परिवर्तित होती हैं या दोहराई जाती हैं। यहां वृत्तीय शब्द आया, अर्थात स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो वो जो सर्कुलेशन की बात करता है कि वो कुछ इस तरह से दोहराए जाते हैं कि एक दूसरे के साथ अधिक कोऑर्डिनेट कर सके या एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो सके। और व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा गया, यानी इन व्यवहारों को जो वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की बात की गई है, इन्हें प्रमुख क्यों कहा गया, प्राइमरी क्यों कहा गया? क्योंकि उनके शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं। और इसे वृत्तीय इसलिए कहा गया क्योंकि यह बार बार रिपीट की जाती हैं, यह बार बार दोहराई जाती हैं। इसके बाद तीसरी उप अवस्था जो है आपकी, वह है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तीसरी अवस्था गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तीसरी उपअवस्था गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था का मतलब सेकेंडरी सर्कुलेशन की बात करता है, यानी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस की बात कर रहा है। वो प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है, गौण है। तो इस अवस्था की अवधि 4 से लेके 8 माह की होती है। इसका कालक्रम क्या है? चौथे माह से लेकर 8वें माह तक। और इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने छूने पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देता है। शरीर की प्रतिवर्त क्रियाओं की अपेक्षा हम ये भी कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्शन पर ही नहीं, यानी फिजिकल रिफ्लेक्शन ही नहीं, बल्कि वस्तुओं को छूने, उसे उलटने पलटने, उसके जिसे हम आप कहते हैं मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करने में, तो मैनिपुलेशन में वो विशेष ध्यान देने लगता है और वह जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रियाओं को संपादित करता है, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस देता है जो सुनने और करने में रोचक और मनोरंजक लगे। तो ये आपका तीसरा। और चौथा जो है वह है गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था, अर्थात कोऑर्डिनेशन। स्कीमेटा का मतलब कोऑर्डिनेशन। तो गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था चौथा उपावस्था है। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा का यह अवस्था 8 से लेकर 12 महीने की होती है। यह अवस्था कहां से कहां तक होती है? 8 से 12 माह की होती है, यानी 8 माह से लेकर 1 वर्ष की आयु तक यह स्थिति आपकी चलती है। और इस अवधि में बालक का जो गोल है, एम है, उद्देश्य है तथा उस पर पहुंचने के साधन, इन दोनों के मध्य अंतर प्रारंभ कर देता है। यानी उसका उद्देश्य क्या है और उसके पहुंचने के लिए साधन क्या है, इन दोनों के मध्य वो डिफरेंस करना, अंतर करना, इस पर क्या करता है? एक्टिविटी करना, रिस्पॉन्स देना प्रारंभ कर देता है। यदि किसी खिलौने को आप छिपा दें तो वह वस्तुओं को इधर उधर हटाकर खोज जारी करने की कोशिश करता है, यानी खोजने की कोशिश करता है। और वयस्कों द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों का अनुकरण, इमिटेशन जो वो करते हैं, वह उसका अनुकरण करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और शिशु जो एक स्कीमा बनाते हैं, एक स्कीमा सीखते हैं, उनका एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण करना भी प्रारंभ कर देते हैं। यहां एक शब्द आ रहा है स्कीमा।
तो यही स्कीमा की भी बात हम कर दें तो स्कीम्स और स्कीमा दो शब्द मिलते हैं। तो व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न होता है, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, जो वहां पर मैंने बात किया था अभी इससे पहले, तो जो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है जिसे आसानी से दोहराया जा सके, रिपीट किया जा सके, वो स्कीम्स कहा जाता है। जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी कॉपी किताब बैग रूटीन के अनुसार शुरू कर देता है, स्कूल ड्रेस को पहनने का काम कर लेता है, जूता पहनता है, या यूं कह दे कि जो संगठित पैटर्न के रूप में काम कर रहा है उसी संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। और इसका संबंध मानसिक संक्रिया से स्पष्ट है। स्कीम्स मानसिक संक्रिया का ही एक अभिव्यक्त रूप है, या यूं कहते हैं कि उसका एक्सप्रेस्ड रूप है, जो एक्सप्रेशन फॉर्म में वो शो होता है। अब यहां स्कीम्स से स्कीमा मिलता जुलता शब्द है, परंतु इसका अर्थ भिन्न है। कैसे? प्याजे का मानना है कि जो स्कीमा है तो वह एक ऐसी मानसिक संरचना है, अर्थात स्कीमा का संबंध एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जो सामान्यीकरण के क्रम में आ सके, अर्थात जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, जनरलाइजेशन हो सके। तो स्कीमा मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना से संबंधित संप्रत्यय है। जो वो पैटर्न पे चलता है वो स्कीम्स है, और जब मानसिक संरचनाओं का निर्माण होता है और वो जनरलाइज किया जा सके या सामान्यीकृत किया जा सके, तब वो स्कीमा में चेंज होता है। तो यहां स्कीम्स और स्कीमा, इन दोनों तथ्यों को भी यहीं पर आपका आ गया। अब हम बात करते हैं पांचवी उपअवस्था की। जो पांचवी उपअवस्था है वह है वृत्तीय यानी तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ ट्राइटरी सर्कुलर रिएक्शंस की बात करता है। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, और यह अवस्था 12 माह से लेकर 18 माह तक चलती है। यह अवस्था 12 से लेकर 18 माह तक चलती है, और इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल और एरर विधि से सीखने की कोशिश करता है। उनका अपनी शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम होना और स्वयं कुछ वस्तुओं को लेकर प्रयोग करना, ये जारी हो जाता है, या इस क्रम में बच्चा आ जाता है। और अंतिम जो है वो मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। अंतिम उपअवस्था है मानसिक संयोग द्वारा, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। तो यह अवस्था 18 माह से लेकर 24 माह तक की होती है, अर्थात 2 वर्ष की अवधि तक ये जाती है। इस अवस्था में देखा जाए तो बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया प्रारंभ कर देता है जो सीधे सीधे दृष्टिगोचित नहीं होती या दृष्टिगोचर में नहीं होती या ऑब्जर्वेबल नहीं होती। इस गुण को ही जीन प्याजे ने कहा था ऑब्जेक्ट परमानेंस, अर्थात वस्तु अस्थायित्व। तो इसी अवस्था में यानी ये जो उपअवस्था है मानसिक संयोगवश साधनों की खोज की अवस्था, तो इसी में वो वस्तु अस्थायित्व की बात कही है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 3-4 महीने की उम्र में सोचते हैं कि कोई वस्तु उसके सामने होती है तब उसका अस्तित्व होता है, परंतु जब वस्तु सामने से हट जाती है तो अस्तित्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है।
अब उसका चिंतन इतना अधिक वास्तविक हो जाता है, नेचुरलिस्टिक हो जाता है कि अब वह यह सोचता है कि जब वस्तु सामने नहीं भी है तो उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, उसके मस्तिष्क में बना होता है, जिसे वस्तु अस्थायित्व का गुण कहा जाता है। तो इस तरह ये हमारा पहला अवस्था है। दूसरी अवस्था आपकी आती है प्राक संप्राप्तात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था या पूर्व संप्रत्यात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो दूसरी अवस्था आपकी आती है, पूर्व संक्रियावस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? इसमें मुख्यतः दो चीजों का उद्भव होता है, एक संकेतों का प्रादुर्भाव और दूसरा भाषा का प्रयोग। संकेतों का प्रादुर्भाव और भाषा का प्रयोग, जो कि 2 से 7 साल की अवस्था होती है। तो पूर्व संक्रिया अवस्था में पहला था 2 खंडों में, जैसे उस समय बात किया था कि ये अवस्था 2 खंडों में बंटती है, यानी 2 उप अवस्थाओं में बंटती है। एक अवस्था आपकी होती है कौन सी? पूर्व प्रत्यात्मक, प्री कॉन्सेप्चुअल, पूर्व प्रत्यात्मक काल, और दूसरा होता है आंत प्रज्ञ काल, इंट्यूटिव स्टेज। दूसरी इंट्यूटिव स्टेज, और ये प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। तो जो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड या स्टेज है, यह 2 वर्ष से लेके 4 वर्ष की अवधि का होता है, और यह 4 से लेकर 7 वर्ष की अवधि का होता है। तो यहां जो बात होती है, इस अवस्था में बालक अपनी सूचकता को विकसित करते हैं, और सूचकता का आशय क्या है कि बालक यह समझने लगते हैं कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा, चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। यहां 2 प्रकार से फोकस किया गया, एक सिंबल पर और एक साइन पर, अर्थात एक संकेत पर और एक चिन्ह पर। यहां जो उसमें विशिष्टता आती है, जो विशिष्टता आती है, वह एक बात करता है संकेत की और दूसरी करता है चिन्ह की। संकेत और चिन्ह 2 चीजों की बात करता है। किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम संकेत है। मानसिक चिंतन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जो मानसिक चिंतन है वो क्या है? वो संकेत है। और यदि हम बात करें कि चिन्ह में वस्तुओं जिनका वे मानसिक चिंतन करते हैं कि अधिक सादृश्यता न होने पर चिन्ह में वस्तुओं या घटनाओं का एक अमूर्त सादृश्यता, रिजेम्बलेंस जिसे कहते हैं, नहीं होती, और वस्तुओं या घटनाओं का जो अमूर्त चिंतन है, ऑब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, वह शब्द या भाषा के पहलू में हम बात करें तो एक सामान्य चिन्ह की बात करता है, एक सामान्य साइन की बात करता है, और वह उसका एग्जाम्पल बनता है। संकेत और चिन्ह के लिए यदि हम बात करें तो यह इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। दूसरी तरफ आंत प्रज्ञ काल की बात करते हैं, जो 4 से 7 वर्ष होता है। तो जो इंट्यूटिव या आंत प्रज्ञ शब्द है, इसका आशय ही है कि जैसा बच्चे को दिखाई देता है वह वैसा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात किसी भी प्रकार की तार्किक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन की प्रक्रिया वहां पर नहीं होती। इस समय बच्चे की स्थिति कैसी होती है? अविलोंगी, इरिवर्सिबल स्टेज पर बच्चा होता है। जैसे अगर हम 2 लाइनें खींचें, एक आगे और एक पीछे, और बच्चे से पूछे कौन सी लाइन बड़ी है, तो इस स्टेज में वह दूसरी लाइन को बताएगा यह बड़ी है, जबकि वास्तव में देखा जाए इस लाइन को पीछे कर दे, इन दोनों रेखाओं
की जो स्थिति को प्रदर्शित, यानी बच्चे की जो मानसिक स्थिति को दे रहा है, वह उसके अल्पविलोमी पक्ष को दिखा रहा है। तो दोस्तों आज यही, अभी 2 अवस्थाओं की बात हम और करेंगे जो कल के लेक्चर में बात करते हैं। धन्यवाद।